चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम जिसके साथ ना दो शब्द हमेशा जुड़ते हैं, समर्थन और विवाद। कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो हैं, तो वहीं दूसरे लोग उनके तरीकों पर सवाल उठाते हैं। तो आखिर है कौन ये शख्स और क्या है इनकी कहानी? चलिए आज इसी पूरी तस्वीर को ना परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने से पहले ना कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। जैसे, क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना जुर्म माना जा सकता है, या फिर क्या संविधान की बात करना गलत है? असल में यही वो सवाल हैं जो इस पूरी चर्चा की नींव में है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। हमारा मकसद किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और अलग-अलग नजरियों को सामने रखा जा रहा है, ताकि एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उनके सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादित पहलू से, यानी उनका नाम और उस नाम के साथ जुड़ी हुई पहचान। ये सवाल ना अक्सर उठता है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने अपने नाम के साथ रावण शब्द क्यों जोड़ा। भाई, भारतीय संस्कृति में तो इस नाम को एक नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है, तो फिर इसे अपनी पहचान बनाने के पीछे आखिर सोच क्या थी? अब इस सवाल पर उनका खुद का जवाब सुनिए। वो रावण की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि वो उस रावण को नहीं मानते जिसने सीता का हरण किया, बल्कि वो उस रावण को अपना आदर्श मानते हैं जो ज्ञानी था, स्वाभिमानी था और जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। और बस इसी वजह से इस एक नाम को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग खेमे बन गए हैं। जहां उनके समर्थक इसे आत्मसम्मान का प्रतीक मानते हैं, वहीं उनके आलोचक कहते हैं कि यह सिर्फ विवाद पैदा करने और ध्यान खींचने का एक जरिया है और कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि इस पहचान के पीछे का इंसान कौन है? चलिए अब देखते हैं कि उनका सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ और कैसे एक वकील एक नेशनल लेवल एक्टिविस्ट बन गया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक साधारण से परिवार में हुआ। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और पेशे से एक वकील बने। उनकी पूरी की पूरी विचारधारा ना इन 3 स्तंभों या कह लें कि 3 पिलर्स पर टिकी है: संविधान, समानता और सम्मान। उनका मानना है कि भारतीय संविधान के दायरे में रहकर ही समाज में सच्ची समानता और हर व्यक्ति के लिए सम्मान हासिल किया जा सकता है। और अपनी इसी विचारधारा को जमीन पर उतारने के लिए एक संगठन का जन्म हुआ जिसका नाम है भीम आर्मी। तो सवाल ये है कि आखिर इस संगठन को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी और इसका मकसद क्या है? तो देखिए, भीम आर्मी की स्थापना हुई थी साल 2015-16 के आसपास। इसका नाम, जैसा कि जाहिर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब के नाम से प्रेरित है। और इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दलित समुदायों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना, उनके हक के लिए संघर्ष करना और सबसे जरूरी संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। भीम आर्मी बनाने के पीछे की जो सोच है ना, उसे ये एक लाइन बहुत अच्छे से समझा देती है। उनका मानना था कि जब समाज का एक हिस्सा आपको दबाने की, आपको पीछे धकेलने की कोशिश करे तो 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो चुपचाप सब कुछ सहते रहो या फिर उठकर अपनी आवाज बनो। और जाहिर है उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन ये जो आवाज उठाने का सफर था, ये कोई फूलों की सेज नहीं थी। ये कांटों भरा रास्ता था। और जल्द ही उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उन पर हिंसा के आरोप लगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। साल 2017 में हुई सहारनपुर की जातीय हिंसा उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस घटना के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और बस यहीं से वो राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गए। और कमाल की बात देखिए, जेल से बाहर आने के बाद उनकी लोकप्रियता कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई। कहते हैं ना, राजनीति में जेल या तो इंसान को तोड़ देती है या फिर उसे एक बहुत बड़ा नेता बना देती है। और चंद्रशेखर आजाद के मामले में तो यही हुआ। जेल उनकी आवाज को दबा नहीं पाई, बल्कि उसे और बुलंद करने का एक जरिया बन गई। जेल से मिली इस नई पहचान के बाद अब उनकी लड़ाई का मैदान भी बदल रहा था। संघर्ष सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वो राजनीति के गलियारों तक पहुंचने लगा था। यानी एक एक्टिविस्ट अब धीरे धीरे एक राजनीतिक चेहरे में बदल रहा था। और आज की तारीख में हालत ये है कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी आवाज बन चुके हैं जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो लगातार दलित बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं
और उनके समर्थकों का एक बहुत बड़ा बेस तैयार हो चुका है। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? खास तौर पर देश के युवाओं के लिए इसमें क्या संदेश छिपा है? उनके समर्थक उनसे क्या सीखते हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि चाहे कोई उनका समर्थक हो या आलोचक, एक चीज को नजरअंदाज करना मुश्किल है। चंद्रशेखर आजाद का जो उभार है वो एक बड़े बदलाव का संकेत है। संकेत ये कि भारत का युवा अब सिर्फ सुनना नहीं चाहता, वो बोलना चाहता है, अपनी राय रखना चाहता है और सिस्टम से सवाल पूछना चाहता है। और अगर उनके संदेश को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जाए तो वो ये है। पहला, शिक्षा के जरिए ताकतवर बनो। दूसरा, अपने संवैधानिक अधिकारों को जानो। और तीसरा, अपनी बात रखने के लिए हमेशा शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता अपनाओ। तो ये थी कहानी चंद्रशेखर आजाद की। उनके नाम से जुड़ा विवाद, उनके काम करने का तरीका और उनकी विचारधारा। आखिर में सवाल वही है, वे एक नायक हैं, एक विद्रोही हैं या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, और यही सोचना इस पूरी कहानी का मकसद है।